हेलो, थैंक यू फॉर कंप्लीटिंग दिस वीडियो। कल की वीडियो में हमने मॉनेटरी पॉलिसी जानने का प्रयास किया था कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। फिर उसमें हमने उसके दो डिविजन्स पढ़े थे, एक क्वांटिटेटिव टूल्स, एक क्वालिटेटिव टूल्स क्या होते हैं। ठीक है। देन उसके बाद क्वांटिटेटिव टूल्स की हमने डिवीजन करी थी कि हम इसके अंडर कौन कौन से टॉपिक पढ़ सकते हैं, या मॉनेटरी पॉलिसी में क्वांटिटेटिव टूल्स कौन कौन से होते हैं। तो मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा उन लोगों से जिन्होंने कल की वीडियो नहीं देखी कि पहले इससे पहली वाली जो वीडियो रहेगी वो आप देख के आओ। आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और जो अगर ये 6th नंबर की वीडियो है, आप 5th नंबर की वीडियो पहले देख के आओ, क्योंकि आपको एक कनेक्शन फील होगा, तभी आप इसको अच्छे से पढ़ पाओगे। कल की वीडियो में हमने ये CRR SLR पढ़ लिया था। देन उसके बाद हमने MSF एंड बैंक रेट भी पढ़ लिया था। तो आज हमारा वीडियो में क्या रहेगा आगे पढ़ना, कि ये LAF क्या होता है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैकल्टी क्या होता है। ठीक है। देन पॉलिसी कॉरिडोर क्या होता है, और अब पॉलिसी कॉरिडोर चेंज हो गया है वो पढ़ेंगे कि पॉलिसी कॉरिडोर जो चेंज हुआ है वो किस में चेंज हुआ है। देन उसके बाद ये SDF क्या होता है, SDF अच्छे से पढ़ेंगे, दैट इज स्टैंडर्ड डिपॉजिट फैकल्टी क्या होता है। ठीक है। देन ये लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन TLTRO, ओपन ऑपरेशन ट्विस्ट LTRO ऑन टॉप, ये सब क्या होता है, ये हम रेपो ऑपरेशंस डिफरेंट टाइप्स के इनके अंडर हम इसके अंडर पढ़ेंगे, इस टॉपिक के अंडर पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा, हम सबसे पहले पढ़ने का ट्राई करते हैं कि SDF क्या होता है। ठीक है। तो ये रहा SDF, स्टैंडर्ड डिपॉजिट फैसिलिटी। सबसे पहले मैं एक छोटा सा पॉइंट क्लियर करता हूँ। हमने कल के लेक्चर में दो चीज़ें पढ़ी थी एक्चुअली मेनली में। एक पढ़ी थी हमने MSF, एक पढ़ा था हमने बैंक रेट। ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमने जब ये दोनों चीज़ें पढ़ी, तो इसमें हमने यही पढ़ा कि मार्जिनल स्टैंडर्ड फैसिलिटी और बैंक रेट कहीं ना कहीं बैंक्स जो होते हैं इसका यूज़ करते हैं RBI से पैसे उधार पे लेने के लिए। और वहीं दूसरी तरफ जो बैंक रेट है वो RBI एक्ट 1934 के वे में चलता है। ठीक है। और इसके रिलेटेड जब हम कोलैटरल की बात करते हैं, इसमें RBI का डिस्क्रिशन रहता है कि वो कोलैटरल लेगा कि नहीं लेगा। वहीं दूसरी तरफ जो MSF होता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होता है, इसमें हाँ जो बैंक है, इसमें जो मैंने आपको बताया था कि इम्पोर्टेंट पॉइंट सबसे ज़्यादा यही है कि बैंक SLR कोटा का जो है सिक्योरिटीज़ गिरवी रख सकता है RBI के पास और लोन ले सकता है। ठीक है। अभी स्टैंडर्ड डिपॉजिट फैसिलिटी क्या है, सबसे पहले ये इसका मतलब क्या बोलते हैं, हम बोलेंगे शुरुआत कहाँ से हुई। 2013 में उर्जित पटेल ने एक कमेटी थी, उर्जित पटेल की एक कमेटी थी या कमीशन बोल लो आप, उन्होंने ये बताया था, इन्होंने ये किस्म का राय दी थी, एडवाइस दी थी कि गवर्नमेंट को भी SDF बनाना चाहिए। ठीक है। बाद में 2018 में इसके बारे में हमारे बजट में बात करी गई थी, पर अब जाके ये कहीं जाके 2022-23 में अब जाके इसको प्रॉपर हाँ मिली है। ठीक है। मतलब इसको लिखा गया है प्रॉपर एक्ट में, RBI एक्ट 1934 में डाला गया है। अभी SDF होता क्या है, अब सबसे पहले हमने बोला कि जब हम बात करेंगे ये MSF और बैंक रेट, इसमें क्या है, कहीं ना कहीं बैंक जो है वो कहीं ना कहीं उधार ले रहा है। ठीक है। अब जब बैंक के पास एक्स्ट्रा पैसे आ जाते हैं, तो बैंक जो होता है उसके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक होता है RRR, वो हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, रिवर्स रेपो जिसको बोलते हैं। ठीक है। रिवर्स रेपो रेट जिसको बोलते हैं। और दूसरा आ जाता है SDF। ठीक है। ये दो ऑप्शन हो जाते हैं बैंक्स के पास। अब जैसे PNB है, उसके पास 10 रुपये एक्स्ट्रा पड़े हैं, बट उन लोन किसी को वो दे नहीं सकते। ठीक है। क्योंकि कोई लोन लेने आ नहीं रहा, तो PNB क्या करेगा, वो RBI को बोलेगा कि मुझे मेरे पास एक्स्ट्रा 10 रुपये पड़े, आप अपने पास रख लो। तो RBI बोलेगा चल ठीक है, मैं तेरे को इंटरेस्ट रेट दूंगा, और वो इन दो बेसिस पे दूंगा, एक हो जाएगा SDF और एक हो जाएगा RRR। ठीक है। अब रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, कहीं ना कहीं रिवर्स रेपो रेट हम अभी थोड़ा आगे से अच्छे से पढ़ेंगे, वैसे थोड़ा बहुत मैं जनरल बता देता हूँ। जब रिवर्स रेपो रेट की हम बात करते हैं, तो बैंक्स क्या करते हैं, बैंक्स के पास जो पैसे होंगे वो RBI में डिपॉजिट करवाएंगे। ठीक है। तो RBI क्या करेगी, RBI उनको इंटरेस्ट देगी, और कहीं ना कहीं बैंक्स ने अपना पैसा RBI में डिपॉजिट करा है, गिरवी रखा है, तो इनको RBI कोलैटरल भी देगी। अब ये कोलैटरल क्या होता है, उसमें अलग अलग चीज़ें आती हैं, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ट्रेजरी बिल्स, वो सब चीज़ें हैं, वो हम बाद में आगे जाके उस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। ये आ जाता है, थोड़ा बहुत हमने पढ़ा रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है।
ठीक है। अब जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि एसडीएफ में क्या होता है, सेम तरीका है। बैंक्स जो हैं, बैंक्स के पास बहुत सारा एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है, वो आरबीआई को बोलेंगे कि हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा है, ये अपने पास आप डिपॉजिट कर लो। तो आरबीआई बोलेगा ठीक है, मैं डिपॉजिट कर लूँगा, मैं तुम्हें इंटरेस्ट भी दूंगा, पर मेरे पास कोलैटरल जो है, मेरे पास जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है या मेरे पास जो शेयर्स है, वो मैं नहीं दूंगा तुम्हें गिरवी रखने पे। तुम्हें भरोसे के वे में मेरे को ये देना पड़ेगा, भरोसे के बेसिस पे देना पड़ेगा। कोलैटरल क्या हो जाता है, एक किस्म का ऐसा हो जाता है कि कहीं ना कहीं वो गिरवी चीज़ रखा है, तो आरबीआई अपने डॉक्यूमेंट्स भेज रहा है कि अगर मैं नहीं दे पाया तुम्हें वापस, तो कोलैटरल अपने पास रख लेना। पर यहाँ पे जो आरबीआई है वो कोलैटरल नहीं देता है। दिस इज अबाउट द एसडीएफ, स्टैंडर्ड डिपॉजिट फैसिलिटी। अब इसका फ़ायदे बहुत ज़्यादा है। क्या फ़ायदे हैं? कहीं ना कहीं बैंक्स को ललचाने के लिए जब भी कभी इन्फ्लेशन रहेगी, ठीक है, इन्फ्लेशन रहेगी, इन्फ्लेशन क्या होता है, महंगाई रहेगी। महंगाई का मतलब क्या होता है, महंगाई का मतलब होता है जब कोई भी चीज़ जो 10 रुपए की होगी वो 50 की बिकने लग जाएगी। पर कहीं ना कहीं जो इन्फ्लेशन होती है वो किस वजह से होती है कि जो चीज़ पहले मार्केट में 50, एक प्रोडक्ट की क्वांटिटी 50 थी, पर उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी अब 20 हो गई है। क्वांटिटी मतलब वो पहले 50 मार्केट में बिकते थे, अब सिर्फ 20 ही बिक रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, मार्केट में उसकी मांग बढ़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि कम हो रहा है वो चीज़ें। तो 10 रुपए की चीज़ 50 में बिकने लग जाएगी, तो इन्फ्लेशन हो जाएगी। तो जब भी इन्फ्लेशन होगी, कहीं ना कहीं लोगों के पास पैसा होता है, इसीलिए इन्फ्लेशन होती है। तो वो पैसा लोगों के पास कैसे आता है, जो लोन वगैरह लोग लेते हैं, लोन वगैरह किससे लेते हैं, बैंक्स से लेते हैं। तो बैंक्स क्या करेंगे, बैंक्स उनको लोन देंगे। तो आरबीआई को क्या करना है, आरबीआई का मेन काम क्या होता है, जब हमने पहले भी पढ़ा था, आरबीआई का मेन काम होता है कि उसको इन्फ्लेशन 2 और 6 के बीच में रखनी है हर बार, ठीक है। 2% से लेके 6% के बीच में उसको इन्फ्लेशन रखनी है, उसका टारगेट यही है। तो आरबीआई क्या क्या करेगा, बैंक्स को बोलेगा, लालच देगा, उनको बोलेगा हम आपको 4% इंटरेस्ट दे देंगे, और पर हम आपको कोलैटरल नहीं देंगे, या 5% ले लेना या 6% ले लेना आप हमसे इंटरेस्ट, पर आपके पास जितना भी एक्स्ट्रा पैसा है वो हमें दे दो। तो उससे क्या होगा, बैंक्स के पास पैसे कम हो जाएंगे। जब बैंक्स के पास पैसे कम हो गए, वो लोगों को लोन कम दे पाएंगे, और जब वो लोगों को लोन कम दे पाएंगे, लोग कम चीज़ें खरीद पाएंगे, और लोग अगर कम चीज़ें खरीदेंगे तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगी। अगर 6% थी तो थोड़ा 4% पे रिलैक्स होगी। हालांकि इस चीज़ को टाइम लगता है, कुछ महीने लग सकते हैं, ठीक है, कुछ क्वार्टर्स लग सकते हैं, पर कहीं ना कहीं ये एसडीएफ इस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि अगर आरबीआई के पास कोलैटरल है भी नहीं और मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगाई हो रही है, या कुछ भी आरबीआई को तोलमोल करनी है मार्केट में, तो आरबीआई इससे एसडीएफ फैसिलिटी से कर सकता है। तो समझ आ गया, डिफरेंस समझ आ गया आपको कि रिवर्स रेपो रेट में क्या फ़र्क है। वहाँ पे कोलैटरल की ज़रूरत पड़ती है, रिवर्स रेपो रेट हमें अभी अच्छे से थोड़ी देर में पढ़ेंगे, और एसडीएफ में हमें कोलैटरल की ज़रूरत नहीं पड़ती। बैंक्स जो है वो बिना कोलैटरल के बेसिस पे ही आरबीआई में उनको जमा करना पड़ता है, भरोसे के ऊपर। ठीक है, क्लियर है इतना? अब ये हो जाएगा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जो हम क्वांटिटेटिव टूल्स सारे पढ़ रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी के, इसको बोलते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ठीक है। तो इसको एमएसएफ के साथ, जो हमने एमएसएफ पढ़ा था ना, एक मिनट यहाँ लिख देता हूँ मैं, एमएसएफ और हमने एसडीएफ पढ़ा, उनके साथ इनको कंफ्यूज मत करना। वो मैं अभी थोड़े, हम जब इस टॉपिक को एंड करेंगे, अभी थोड़े आज के लेक्चर में, कल के लेक्चर में हम इनका डिविजन्स पढ़ेंगे, डिविजन्स इन द सेंस इनका कंपैरिजन पढ़ेंगे, एलएएफ एमएसएफ एसडीएफ तीनों में क्या क्या फ़र्क है, ठीक है। तो जब हम लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी की बात करते हैं, इसमें हमारे 2 डिविजन्स आ जाते हैं। एक आ जाता है आरआर, दैट इज रेपो रेट, एंड ट्रिपल आर, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। अब क्या होता है ये रेपो रेट, वैसे मैंने कल परसों की उससे पहले वाली वीडियोस में हर एक में थोड़ा बहुत बताया है ये कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, ठीक है, पर फिर भी अभी अच्छे से पढ़ते हैं। रेपो रेट होता है कोई भी ऐसा इंटरेस्ट रेट। अब देखो, सबसे पहले मैं जनरल सेंस में बताता हूँ, इंटरेस्ट रेट पहले लिख देता हूँ। जैसे बैंक से, बैंक से हम लोग को लोन लेना है, मेरे को लोन लेना है बैंक से, तो बैंक क्या करेगा, मेरे को 8% पे लोन पे दे देगा। तो उसको क्या बोलेंगे, सिंपल इंटरेस्ट रेट बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके लिए कोई प्रॉपर टर्म यूज़ नहीं होती। पर वही दूसरी तरफ जब बैंक्स को आरबीआई लोन देती है, आरबीआई के पास 10 रुपये पड़े, आरबीआई बैंक्स को 10 रुपये दे देगी, तो उस लोन को बोला जाता है एक किस्म का रेपो रेट। लोन को नहीं बोला जाएगा, उस परसेंट को बोला जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे 1% पे दे रहा है,
एग्जाम्पल एक्चुअल में होता नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे आरबीआई ने 1% पे दे दिया तो उसको रेपो रेट कह दिया जाएगा। तो इतना तो आपको समझ आ गया कि रेपो रेट क्या होता है। एक ऐसा इंटरेस्ट रेट होता है जिसमें आरबीआई जो है वो शॉर्ट टर्म लोन्स देती है बैंक्स को, अपने क्लाइंट्स को, और उसमें कोलैटरल में G6 लेती है। कोलैटरल में G6 लेती है। अब ये G6 क्या होता है, इसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बोलते हैं। चलो मैं थोड़ा बहुत बता ही देता हूँ कि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं। ठीक है, 1 मिनट रुको बस। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एक किस्म का ऐसा पेपर होता है जिस पे गवर्नमेंट ने लिखा होगा कि ये 100 रुपये की सिक्योरिटी है। ठीक है, तो आप ये अपने पास रख लो। गवर्नमेंट जो है वो हम मेरे को जैसे गवर्नमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट ने मेरे को बोला कि मैं आपको मेरे को मैं ए हो गया। ठीक है, गवर्नमेंट ने मेरे को बोला कि ये लो, ये 100 रुपये की सिक्योरिटी है। ये पेज पे एक पेज है, पेज के ऊपर लिखा हुआ है 100 रुपीज़। तो गवर्नमेंट ने ये सिक्योरिटी मेरे को दे दी कागज़ के तौर पे। गवर्नमेंट सिक्योरिटी मेरे को दे दी और मेरे को बोला तुम मेरे को 100 रुपये कैश में दे दो, और इस पे लिखा होगा गवर्नमेंट ने कि ये 100 रुपये की सिक्योरिटी और 5% इंटरेस्ट दूंगा तुम्हें मैं 1 साल के बाद। तो कहीं ना कहीं जब मैं गवर्नमेंट को अभी 100 रुपये दूंगा, गवर्नमेंट मेरे को 1 ईयर के बाद कितना वापस देगी? 105 रुपये। तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर जब स्टैंप लगेगी, ऊपर क्या लिखा होगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेरे को कहीं ना कहीं क्या दे रही है? मेरे को ठप्पा लगा के दे रही है कि वो मुझे पैसे वापस देंगे। तो यही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो होती हैं, ये जो गवर्नमेंट्स होती हैं, गवर्नमेंट जैसे मोदी जी है या बीजेपी सरकार है जो अभी नेशनल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, वैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बनाएंगी और उसके बाद आरबीआई को देगी, सेंट्रल बैंक को देगी और उनको बोलेगी मुझे इन पे इंटरेस्ट, मुझे इन पे लोन दे दो। लोन इन द सेंस कि वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ देंगे और आरबीआई उनको पैसे छाप के देंगे। ठीक है, ऐसा सिस्टम होता है। अब ये वाली G6 कहीं ना कहीं आरबीआई के वॉल्ट में पड़ी होती है। ठीक है, ये आरबीआई के एसेट्स है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। तो आरबीआई के वॉल्ट में पड़ी होती है। तो रेपो रेट में क्या हो गया कि कहीं ना कहीं बैंक्स के पास भी तो कहीं ना कहीं G6 पड़े होते होंगे ना, कहीं ना कहीं पड़े होते होंगे। तो उस हिसाब से तो जब बैंक्स को पैसा चाहिए होता है तो बैंक्स, आरबीआई जो है वो कहीं ना कहीं बैंक्स को पैसा देगा। ठीक है, 10 रुपये देगा, पर बैंक्स को उनको वापस से कोलैटरल भी देना पड़ेगा क्योंकि बैंक, आरबीआई को भरोसा नहीं है किसी पे। ठीक है, जैसे एसडीएफ था, एसडीएफ हमने अभी जो थोड़ी देर पहले पढ़ा, वहाँ पे बैंक्स को भरोसा है आरबीआई पे, इसीलिए वो कोलैटरल नहीं ले रहा। पर आरबीआई जो है वो नहीं बैंक पे भरोसा करेगा। आरबीआई 10 रुपये उधार तो दे रहा है पर बैंक्स को बोल रहा है तुम कोलैटरल दो हमें, दैट इज कोलैटरल दो G6 गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। तो यहाँ पे कोलैटरल्स की ज़रूरत पड़ती है, आपको थोड़ा बहुत ये समझ आ गया होगा। ठीक है, अब ये वाली जो G6 होती है कहीं ना कहीं किसने दे दी? बैंक्स ने दे दी। पर कहीं ना कहीं जो बैंक होगा वो बोलेगा ठीक है आपने तो मुझे 10 रुपये दे दिए, अब मैं आपको ये 10 रुपये वापस दूंगा या इसके इंटरेस्ट डाल के आपको वापस दूंगा, पर कहीं ना कहीं आपको मेरे को मेरी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी वो वापस देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे 2 वे चलता है, एक हाथ से दे एक हाथ से ले। तो मतलब कभी वापस अगर 4% के इंटरेस्ट पे दिया हुआ है तो 14 रुपये जब बैंक वापस देगा आरबीआई को, तो आरबीआई क्या करेगी? उनका जो G6 था वो वापस दे देगी, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी थी वो वापस दे देगी। पर यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना कि यहाँ पे जो उनके एसएलआर कोटा, एसएलआर कोटा किसका? बैंक का होता है। एसएलआर कोटा क्या होता है वो हमने पढ़ा था आगे कि जैसे 18% हमने बताया एसएलआर कोटा क्या होता है। जो बैंक्स अपने पास वॉल्ट में पैसा रखेगी या कोई भी सिक्योरिटीज़ या गोल्ड वगैरह रखेगी, एसएलआर कोटास के जो G6 रहेंगे वो यूज़ नहीं कर सकता बैंक। ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ा था कि जो एमएसएफ है वहाँ पे एक यही इंपॉर्टेंस है कि एमएसएफ में जब भी बैंक ने लोन लेना होता है किससे? आरबीआई से, तो वो क्या कर सकता है? वो यहाँ पे अपने जो इसका एसएलआर कोटा रहेगा वहाँ से भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दे सकता है, पर रेपो रेट में नहीं दे सकता। ठीक है, क्लियर है इतना? आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। और एक और चीज़, एक टर्म है कि हम लोग जो हमारा रेपो रेट है, इस रेपो रेट को हम लोग पॉलिसी रेट भी कहते हैं। और पॉलिसी रेट इसलिए कहते हैं क्योंकि हम लोग इसी रेट की मदद से, रेपो रेट की मदद से ही इन्फ्लेशन कंट्रोल करते हैं। कैसे इन्फ्लेशन कंट्रोल करते हैं उसका थोड़ा सा मैंने आपको पहले भी पढ़ाया, दोबारा पढ़ाता हूँ। हम इस तरह से इन्फ्लेशन कंट्रोल करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि इन्फ्लेशन जब हो रही है कहीं ना कहीं लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं अगर लोगों के पास पैसा ज़्यादा है तो उसको हमें कम करना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो बैंक्स आरबीआई से लोन लेते हैं, तो आरबीआई क्या करता है? बैंकों से वो पैसा जो है कहीं ना कहीं इंटरेस्ट बढ़ा देगा, बोलेगा आप हमारे पास डिपॉजिट करा दो, तो बैंक उनके पास डिपॉजिट कराने लग जाएंगे, तो बैंकों के पास पैसा कम होगा, वो लोन कम देंगे। ठीक है, तो रेपो रेट में यही सिस्टम चल सकता है कि रेपो रेट की मदद से
आरबीआई क्या कर सकता है कि आरबीआई बोले मैं आपसे 1% पे लोन लेता था या 4% पे मैं आप तुम्हें लोन दिया करता था। आरबीआई बैंक्स को कितने परसेंट पे लोन दे रहा है? 4% पे। आरबीआई क्या बोल देगा? मैं 10% पे दूंगा। तो कहीं ना कहीं बैंक्स के पास तो वो हो गया ना, सर पे बोझ पड़ गया ना कि उनको 10% अब इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो बैंक क्या करेंगे? बोलेंगे हाँ ठीक है, हम लोन लेंगे ही नहीं आरबीआई से। तो जब आरबीआई से बैंक्स लोन ही नहीं लेंगे तो आरबीआई जो बैंक्स होंगे, बैंक्स के पास पैसा कम होगा। अगर बैंक्स के पास पैसा होगा तो कहीं ना कहीं वो क्या करेंगे? वो लोन नहीं दे पाएंगे। अगर वो लोन नहीं दे पाएंगे, लोगों के पास ज़्यादा पैसा नहीं होगा। लोगों के पास ज़्यादा पैसा नहीं होगा तो इन्फ्लेशन जो होगी वो कंट्रोल में आ जाएगी। तो इसलिए इसको पॉलिसी रेट कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण इसका रोल रहता है जो भी इकोनॉमी हमारी चलती है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है रिवर्स रेपो रेट। क्या हो जाता है? इसको कहीं ना कहीं आप लोग एसडीएफ के साथ भी कंपेयर कर सकते हो, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, स्टैंडर्ड डिपॉजिट फैसिलिटी क्या होता था। ठीक है, ये एक ऐसा इंटरेस्ट रेट है जिसमें बैंक्स, क्योंकि बैंक्स के पास एक्स्ट्रा पैसा है, बैंक्स अपना पैसा आरबीआई में डाल देंगे। ठीक है, बैंक्स क्या बोलेगा? बैंक बोलेगा कि मेरे से कोई लोन लेने नहीं आ रहा, डिफ्लेशन चल रहा है। डिफ्लेशन क्या होता है कि बहुत सस्ती चीज़ें चल रही हैं तो लोगों के पास मतलब पैसा है भी, पर फिर मतलब उनके पास पहले से ही पैसा है, उनको बैंक से लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि चीज़ें बहुत सस्ती चल रही हैं तो उनको ज़्यादा पैसा की ज़रूरत पड़ती नहीं। तो बैंक क्या बोलेंगे कि आरबीआई को कि हमारा मंदी चल रही है तो हमारे पास 10 रुपये एक्स्ट्रा पड़े हैं, आप क्या करो अपने वॉल्ट में 10 रुपये रख लो और आप ना मुझे इंटरेस्ट दे दो। इंटरेस्ट तो देगा आरबीआई किसको? बैंक को, पर इंटरेस्ट के साथ साथ कोलैटरल भी देना पड़ेगा। कोलैटरल इन द सेंस कि यहाँ पे बैंक क्या बोलेगा? जैसे हमने एसडीएफ में पढ़ा था, एसडीएफ ने हमें पढ़ा था कि बैंक जो है वो भरोसा करता है आरबीआई पे। पर जब हम रिवर्स रेपो रेट की बात करेंगे, यहाँ पे बैंक जो है वो आरबीआई पे भरोसा नहीं करता। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द एसडीएफ एंड रिवर्स रेपो रेट। अब समझ आ रहा होगा आपको? यही मेन डिफरेंस है कि रेपो रेट में जो बैंक है वो आरबीआई के पास अपना एक्सेस जो भी मनी रहेगा वो डिपॉजिट कर देगा, पर यहाँ पे बैंक को आरबीआई पे भरोसा नहीं है। पर एसडीएफ में आरबीआई पे भरोसा है बैंक्स को, और इसलिए वो एक्सेस मनी वहाँ रख देता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों चीज़ें जो है फ़ायदेमंद है आरबीआई के लिए। क्या चीज़ करने के लिए? जो इन्फ्लेशन रहेगी उसको कंट्रोल करने के लिए। पर वो इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल हो सकती है? एसडीएफ और ट्रिपल आर में दोनों सेम ही हैं, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। एक में गवर्नमेंट उनको कोलेटरल देना पड़ता है, एक में नहीं देना पड़ता है, तो ज़्यादा इसमें डिफरेंस होगा नहीं। ठीक है, तो इसमें भी कहीं ना कहीं यही है कि आरबीआई जो है वो वापस दे देगा उनको, बैंक्स को, जो भी मतलब आरबीआई स्टार्टिंग में उनको क्या करेगा? गवर्नमेंट सिक्योरिटी देगा। बाद में जब आरबीआई ने जो अपने पास पैसा रखा है बैंक्स का, जब आरबीआई उनको पैसा वापस देगा तो बैंक्स भी उनके जी से वापस दे देंगे, जो चीज़ हमने रिवर्स रेपो रेट में कहीं ना कहीं पढ़ी थी। ठीक है, इतना क्लियर है आपको? ये बात हमेशा याद रखना कि जो रेपो रेट है वो हमेशा रिवर्स रेपो रेट से बड़ा होता है। इसका मतलब क्या है कि जो चीज़ बैंक्स जब आरबीआई से लोन लेंगे वो हमेशा 5% पे ही देगा। आरबीआई एग्जाम्पल के तौर पे आरबीआई हमेशा 5% पे ही देगा। पर कहीं ना कहीं जो रिवर्स रेपो रेट होगा कि बैंकों को अगर एक्सेस मनी जो है वो आरबीआई में डालना है, वो हमेशा कम ही होगा, 3 या 4%। क्योंकि अगर आरबीआई यही रेट 4 या 5 या 6% रख दे तो सारे बैंक क्या करेंगे? लोन तो देंगे नहीं। क्यों? क्योंकि ये नीरव मोदी जैसे लोग आ जाएंगे, ऐसे लोन ले लेंगे लोग, तो आरबीआई बैंक क्या करेंगे? बैंक बोलेंगे चुपचाप के हम लोग आरबीआई में पैसे डाल देते हैं, तो इकॉनमी ज़्यादा होगी, बढ़ेगी नहीं हमारी कंट्री की। तो इसलिए जो आरबीआई है वो क्या करता है? जो रेपो रेट है उसको हमेशा ज़्यादा रखता है रिवर्स रेपो रेट के कंपैरिजन में। ठीक है, तो आपको क्लियर समझ आ गया कि एसडीएफ और ट्रिपल आर में क्या फ़र्क है। ठीक है, मैंने बिल्कुल बेसिक सेंस में पढ़ाने का ट्राई करा है। अब नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं, बात करते हैं पॉलिसी कॉरिडोर के बारे में। ठीक है, पॉलिसी कॉरिडोर अब ये चेंज हुआ है इसलिए हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है पॉलिसी रेट? सिंपल आपको इतना याद रखना है कि एमएसएफ रेट जो रहेगा, एमएसएफ रेट आपको समझ आ रहा है क्या होता है? कि जो आरबीआई होगा उनमें डिपॉजिट होगा, पर कहीं ना कहीं जो आरबीआई में डिपॉजिट होगा आरबीआई उनको कोलैटरल नहीं देगा इसके बीच में। और जो हमारा रिवर्स रेपो रेट होता है जिसमें आरबीआई कोलैटरल देता है
अगर बैंक्स जो हैं वो एक्सेस मनी पार्क करे उसमें, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम लोग पॉलिसी कॉरिडोर कहते हैं। ठीक है, इतना ही है, ज़्यादा बड़ा कुछ इसमें है नहीं कि पॉलिसी कॉरिडोर क्या होता है। अभी वैरी करता है, आपको तो इतना जनरल सेंस में समझ आ गया कि ये क्या होता है। ठीक है, कहीं ना कहीं सेंटर में इनके हमारे पास क्या मिल जाता है, रेपो रेट मिल जाता है। इनके सेंटर में रेपो रेट कैसे मिल जाता है वो मैं आपको अभी समझाता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे लेता हूँ हम लोग रेपो रेट 3%। 3% रेपो रेट क्या है कि कभी बैंक जो है वो उधार लेगा आरबीआई से, तो रेपो रेट क्या हो जाएगा 3%। अब जब ये 3% है, अब एमएसएफ क्या होता है कि आरबीआई जो है वो बोलेगी आपको कोलेट्रल के तौर पे हम लोग उधार देके, कहीं ना कहीं ये जो रहेगा ये 3% से ज़्यादा रहेगा, 3% प्लस कुछ x% ज़्यादा रहेगा। और रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि रेपो रेट हमेशा जो है वो रिवर्स रेपो रेट से ज़्यादा होगा। तो कहीं ना कहीं अगर ये 3% है तो ये अप्रॉक्सीमेटली 5% हम सोच सकते हैं उतना होगा। ठीक है, तो इन सबके बीच में जैसे x% है, हम इसको इमेजिन करते हैं 4%, ऐसा थोड़ा इजी हो जाएगा हमारे लिए। इसको इमेजिन करते हैं 5%। तो कहीं ना कहीं इन तीनों के इन दोनों दैट इज़ 4% से लेके 5% के बीच में जितना भी हमारे डिफरेंस पता चलेगा उसको हम लोग पॉलिसी कॉरिडोर कहते हैं। अब ये पॉलिसी कॉरिडोर को मैच करने के लिए मतलब किस तरह से इसका जो मतलब काउंटिंग का सिस्टम चलता है, किस तरह से काउंटिंग का सिस्टम चलता है। जैसे 5 और 4 के बीच में परसेंट है कि तो हम बोलेंगे 5 से 4% के बीच में कितना ही होता है, 1% होता है। पर कहीं ना कहीं यहाँ पे 1% की वैल्यू होती है 100 बेसिस पॉइंट्स। क्या होता है, 100 बेसिस पॉइंट्स। तो कहीं ना कहीं अगर हमारा MSF 5 होगा, ये देखो एक्चुअल में अभी 5, 3, 4 ऐसा कुछ चल नहीं रहा है, ये मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। आप ये तो करंट अफेयर्स देके और जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटीज की जो भी मीटिंग्स होती है आप उस उधर से ये चीज़ देख सकते हो। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि 5 से 4% अगर ये रहेगा कि एमएसएफ 5% रखा है और ट्रिपल आर जो है वो 4% रखा है, तो वो 1% का फ़र्क हो जाएगा, उसको 100 बेसिस पॉइंट्स कहते हैं। तो ये 100 जो बेसिस पॉइंट्स है कहीं ना कहीं हर बार वेरी करते रहते हैं, कभी 50 रहते हैं, कभी 90 रहते हैं, कभी 70 रहते हैं। तो हमारा वो नहीं है, मेरा बेसिक सेंस मेरा ये था आपको पढ़ाने का कि पॉलिसी कॉरिडोर क्या होता है। आई थिंक सो आपको इससे थोड़ा बहुत नॉलेज आ गया होगा कि पॉलिसी कॉरिडोर क्या होता है। ठीक है, सो वी हैव सो फार कंप्लीटेड, हमने LAF कंप्लीट कर दिया है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी हमने कंप्लीट कर लिया है। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी किसको बोलते हैं, दो चीज़ों को बोलते हैं। ठीक है, दो चीज़ों को बोलते हैं, अभी मैंने आपको पढ़ाया रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, उन्हीं को बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने MSF कंप्लीट कर लिया, MSF क्या होता है। फिर उसके बाद SDF क्या कंप्लीट कर लिया, SDF क्या होता है। फिर बैंक रेट पढ़ा हमने। ठीक है, फिर उसके बाद हमने CRR SLR पढ़ा। ठीक है, अब मैं आपको एक, बहुत लोगों को इसके रिलेटेड कन्फ्यूजन हो रहा होगा, इसलिए मैं इसको थोड़ा जनरल सेंस में आपको थोड़ा सा समझा दूं कि ताकि आपको इसके रिलेटेड कुछ सोचने का ज़रूरत ना पड़े। एक आता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैकल्टी, एक आता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैकल्टी, एक आता है SDF स्टैंडर्ड डिपॉजिट फैकल्टी। तो इन तीनों में हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब कहीं ना कहीं मैं भी ये पढ़ा रहा हूँ तो मुझे भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है, पर आप लोगों को मैं अभी ये क्लियर कर दूंगा, तो कहीं ना कहीं आपको कन्फ्यूजन इसके रिलेटेड कुछ नहीं रहेगी। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैकल्टी। जब हम लोग MSF की बात करते हैं, MSF में हम वो चीज़ें काउंट करते हैं जब बैंक्स किससे लोन लेंगे, आरबीआई से लोन लेंगे। तो इसमें आ जाएगा कि आरबीआई से लोन्स ले रहा है, कौन ले रहा है, बैंक्स। क्या हो रहा है, आरबीआई जो है वो लोन दे रहा है बैंक्स को, पर इसमें जो इंटरेस्ट रेट होता है, इसका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो रेपो रेट से प्लस x%, मतलब रेपो रेट से ज़्यादा होता है। रेपो रेट क्या होता है, RR, वो आ जाएगा लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैकल्टी में। अब ये LAF क्या होता है, LAF में दो चीज़ें आती है, एक आता है रेपो रेट, एक आता है रिवर्स रेपो रेट। ये तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया। रेपो रेट में क्या होता है कि लोन देगा कौन, आरबीआई, किसको, बैंक्स को। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, बैंक क्या करता है, उसके पास एक्स्ट्रा मनी होती है, वो आरबीआई में जमा कराता है। ठीक है, तो इन दोनों में कोलैटरल यूज होगा, इसमें भी यूज होगा। इसमें MSF में एक फ़ायदा होता है कि इसमें भी कोलैटरल यूज होगा, पर इसमें एक फ़ायदा है कि वो SLR कोटे से भी
अपना कोलैटरल जमा कर सकता है। कौन? आरबीआई लोन दे रहा है ना बैंक को, तो बैंक को कोलैटरल देना पड़ेगा, तो एसएलआर कोटे से भी वो अपना जो वो है उसका कोलैटरल दे सकता है। अब देखो इन दोनों में हमने बोला कि आरबीआई बैंक को लोन दे रहा है, इसमें बैंक आरबीआई को लोन दे रहा है, पर कहीं ना कहीं जब बैंक आरबीआई को लोन दे रहा है इन द सेंस हम ये नहीं बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि बैंक के पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा वो आरबीआई में जमा करा रहा है। पर बैंक जब यहाँ पे जमा करवा रहा है आरबीआई में, तो आरबीआई उसको परसेंटेज देगा, इंटरेस्ट रेट देगा, पर बैंक तो उसको बैंक तो बोलेगा ना आरबीआई को, मुझे तो तेरे पे भरोसा नहीं है, तो मुझे कोलेट्रल दे, तो मुझे कुछ जीसेक दे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दे कोलेट्रल के तौर पे कि तू मुझे पैसा वापस देगा। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, बैंक्स को आरबीआई पे इंटरेस्ट नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे बिलीफ भरोसा टाइप नहीं है, ठीक है, ये जनरल सेंस में बता रहा हूँ कि बैंक को आरबीआई पे भरोसा नहीं, इसलिए वो कोलैटरल मांग रहे हैं। पर स्टैंडर्ड डिपॉजिट फैसिलिटी में क्या होता है, सेम बैंक जो है वो आरबीआई में पैसा जमा कराएगा जो उसके पास एक्स्ट्रा मनी पड़ी होगी और वो लोन वोन में नहीं जा रहा होगा, पर यहाँ पे बैंक बोलता है हाँ हाँ जी सर, हाँ जी भैया, मेरे को आप पे पूरा भरोसा है, आप मुझे कोलैटरल ना दो। ये एक पॉइंट से एसडीएफ पता चल जाता है क्या होता है, ये एक पॉइंट से एमएसएफ पता चलता है क्या होता है, और आरआर तो ट्रिपल आर आपको समझ आ ही गया होगा। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द एमएसएफ, एलएएफ, एसडीएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, स्टैंडर्ड डिपॉजिट फैसिलिटी। कुछ ज़्यादा वो नहीं है इसको, मतलब अगर आप आज रिवाइज नहीं करोगे, कल परसों 3-4 दिन लगातार रिवाइज नहीं करोगे तो आपको भूल सकता है, तो 5-5 10-10 मिनट दो, इस तरह से बहुत इजी टॉपिक है। होप सो आपको ये समझ आया होगा, अगर अच्छे से आपको समझ आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा है, और जुड़े रहो इस सीरीज़ के साथ, हम पूरी इकोनॉमिक्स ख़त्म करेंगे इसी के साथ, ठीक है। सो थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन।